everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस. पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ व्हाट? पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. व्हाई? तो इस वाई का जवाब देखो, हमने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियोस में बताया था, जब मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन समझाया था तब भी बताया था कि ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशन जो है उसे प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करके समझना पड़ेगा कि हां, पॉलिटिकली क्या इंपैक्ट हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का, क्या कंसिक्वेंसेस आपको ग्लोबलाइजेशन के देखने को मिल सकते हैं पॉलिटिकल लाइफ में, क्या आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक लाइफ में, क्या आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है कल्चरल लाइफ में. तो उन्हीं सभी एस्पेक्ट्स पे हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा. आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कब कौन सा सेशन आना है. साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पे बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स हैं. जैसे आप नोट्स यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं कम्युनिटी सेक्शन से. साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है. आप बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं, क्विजेस वगैरह, मल्टीपल फीचर्स हैं. इन सभी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज. इस कोड की मदद से आप इन सभी फीचर्स को ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं. देखिए, अब ग्लोबलाइजेशन जो है ना, तो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ऑनगोइंग पॉलिटिकल इंपैक्ट. देखो, एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये बहुत इन जनरल है, हमेशा पढ़ते समय इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी लाइन को, किसी भी चैप्टर को जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें जब ये शब्द आते हैं, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, रिलीजियस हो गया, कल्चरल हो गया, तो इन शब्द को आप सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से देखा करो. ठीक है. दिस इज जस्ट अ वे कि मैं आपको लर्निंग प्रोसेस सिखा रहा हूं. हमेशा सब्जेक्ट मैटर के पर्सपेक्टिव से देखा करो. सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या है कि सब्जेक्ट मैटर इन द सेंस कि अब जब पॉलिटिकल वर्ड है तो व्हाट आर दी थिंग्स व्हिच फॉल्स अंडर दी जुरिसडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल वर्ड. पॉलिटिकल वर्ड के अंदर सिर्फ नेता नगरी नहीं आती. पॉलिटिकल वर्ड के अंदर आप जैसे देखोगे तो स्टेट, गवर्नमेंट की पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सोवरेनिटी हो गई स्टेट की, ये सारी चीजें पॉलिटिकल एस्पेक्ट है. अब वहीं पे जब वर्ड ऐसा आता है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक वर्ड से आप क्या सीखते हैं? आप इकोनॉमिक वर्ड से पैसों के टर्म्स में देखते हैं, ट्रेड के टर्म्स में देखते हैं. समझ में आ रही है? तो ऐसे कभी भी कोई भी शब्द जब लिखा जाता है ना, सोशियो इकोनॉमिक लिख देते हैं आंसर में, तो उस शब्द की गरिमा को समझा करो, उस शब्द की स्कोप को समझा करो कि व्हाट डज दैट वर्ड इज ट्राइंग टू से. वो वर्ड आखिरकार कहना क्या चाहता है, वो वर्ड की स्कोप कितनी है, उस चीज पे जरा फोकस किया करो. ठीक है. चलो, तो हम कहां पे थे? हम यहां पे थे. पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस. पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, तो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ऑनगोइंग पॉलिटिकल इंपैक्ट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल इंपैक्ट ये होता है कि आपके सामने कुछ सवाल आते हैं. क्या? कि हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी. नो डाउट, ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन में सारे कंट्रीज जो आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. पहले क्या होता था? पहले जैसे आप देखेंगे तो एक राजा का राज्य है, तो कोई अंदर घुसता था तो उसे पूछा जाता था, हाँ भाई कहां से आए हो, ठीक है, क्या काम है, किधर जाना है. वो भाला लेके एक दरबार जो रहता था वो खड़ा रहता था और वो पूछता था सारी चीजें. ठीक है. तो ट्रेडिशनली आप जैसे देखेंगे तो स्टेट सोवरेनिटी की जो बात आती है ना, कि स्टेट क्या है, अपनी टेरिटरीज को अपने कपड़ों की तरह संभाल के रखता है. मतलब वो टेरिटरीज को अपने कपड़ों की तरह संभाल के रखता है इन द सेंस कि उन टेरिटरीज से हमेशा वो बंधा हुआ रहता है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है. लेकिन अब क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन में ऐसा नहीं कोई आक्रमण कर रहा है, आपके यहां घुस रहा है. ठीक है. वो वाला दौर चले गया है. लेकिन ग्लोबलाइजेशन में अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी चीजों का मूवमेंट होता है. जैसे फ्लो किस किस का होता है? आइडियाज का होता है. ठीक है. आइडियाज के साथ साथ में क्या होता है? कमोडिटीज का. ठीक है. तो कमोडिटीज का फ्लो देखने को मिलेगा आपको. कमोडिटीज के अलावा आप जैसे देखेंगे कैपिटल का आपको फ्लो देखने को मिलेगा. कैपिटल के अलावा जैसे अगर आप देखेंगे तो पीपल का. अब क्या हो रहा है, इतना जब फ्लो होता है ना, और ये फ्लो जो है, तो ये ऐसा नहीं है कि बस लोग उठ के चल देते हैं. अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं, तो हर चीज से देश मना भी नहीं कर सकता है ना. तो सवाल अब यही आ रहा है यहां पे कि स्टेट के पास जो पहले सोवरेनिटी हुआ करती थी, कि स्टेट अपनी टेरिटरीज को ऐसे रखता था जैसे वो, मतलब बोलते ना कि चारों समय, मतलब चारों पहर में उसकी क्या रहती थी, नजर रहती थी. ठीक है. किसकी? स्टेट की नजर रहती थी अपनी टेरिटरीज के ऊपर, अपनी सोवरेनिटी के ऊपर. स्टेट्स वर फ्री टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग. लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए, आप बहुत सारे कह सकते हैं क्या, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के कंपल्शन है, रूल्स रेगुलेशन है, तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, उसके चलते आपको ये देखने को मिलता है कि स्टेट जो है ना, तो स्टेट जो है वो स्टेट जो अपनी सोवरेनिटी जो है, जो ट्रेडिशनल उनका कंसेप्शन रहा है स्टेट सोवरेनिटी का, वो उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, परेशानी से हो जाते हैं कि स्टेट अपनी सोवरेनिटी को खोता हुआ देखता है। ठीक है, तो यहां पे सवाल ये आता है कि हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। तो यहां पे तीन एस्पेक्ट्स हैं, तीन डायमेंशंस पे आपको चीजों को देखना होगा कि पॉलिटिकल इंपैक्ट जो है, तो पहला ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, मतलब स्टेट को कमजोर कर दिया है। और वहीं पे दूसरा इंपैक्ट ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन की मतलब नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से हमेशा स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस हो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मान रहे हैं कि स्टेट की कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोवरेनिटी कम होगी क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन सब आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। इन सम रिस्पेक्ट्स स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और इनफैक्ट यहां भी लिखा गया है क्या कि ग्लोबलाइजेशन के चलते कहीं कहीं स्टेट कैपेसिटी जो है ना, तो वो इरोड भी हुई है, कहीं कहीं स्टेट कैपेसिटी हमेशा इरोड नहीं होती है, और कहीं कहीं स्टेट कैपेसिटी को बूस्ट भी मिला है। तो वो क्या एस्पेक्ट है, ठीक है, वो किस तरह से है, वो सारी चीजें हम समझते हैं। चलो वो सारी चीजें हम समझते हैं। तो हियर इज द टॉपिक। ठीक है, हियर इज द टॉपिक, ट्राई टू फोकस ऑन दिस। क्या देयर आर एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू कंसीडर टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 3 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। ग्लोबलाइजेशन से स्टेट कैपेसिटी का इरोजन होता है। कैसे होता है? तो all over the world the old welfare state is now giving way to more minimalist state that performs certain core functions such as maintenance of law and order and the security of its citizens. In place of the welfare state, it is the market that becomes the prime determinant of economic and social priorities. नहीं समझ में आया? मैं हूं, ठीक है, मैं समझाता हूं। अच्छे से समझना कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का एक पॉलिटिकल कंसीक्वेंस ये होगा कि वो स्टेट की कैपेसिटी को इरोड कर देगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो ग्लोबलाइजेशन का एक कंसीक्वेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जो स्टेट का काम था ना, वो क्या था? वेलफेयर स्टेट, मतलब जगत का पालन करता था राज्य। स्टेट से मतलब आपके अब खैर 12th में आ गए, इतना पढ़ते पढ़ते समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि स्टेट का मतलब हमेशा राज्य नहीं होता है। राज्य इन द सेंस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसा नहीं। स्टेट को नेशन स्टेट के कंसेप्ट से भी देखा जाता है। तो हमेशा से आप जैसे देखेंगे तो स्टेट जो रहा है ट्रेडिशनली क्या रहता था कि पावरफुल रहता था, बहुत वेलफेयर स्टेट रहता था ना। तो किसकी बेटी की शादी हो रही है तो राजा क्या करता था? उसको पैसे देता था। ठीक है, किसी के यहां चोरी हुई तो राजा का काम। तो इस तरह से पहले ब्रॉड फंक्शंस को परफॉर्म करता था। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में क्या होने लगा कि ये स्टेट जो अपना वेलफेयर स्टेट वाला नेचर था ना, कि सारे काम स्टेट ही करेगा, सारे काम सरकार ही करेगी, सारा का सारा सब कुछ क्या होगा? पॉलिटिकली कंट्रोल्ड होगा। तो क्या हो रहा है? विद द इंक्रीज इन ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू मोर मिनिमलिस्ट स्टेट। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हो रहा है कि वो जो वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन थी वो अब क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। उसकी जगह पे मिनिमलिस्टिक स्टेट डेवलप हो रहे हैं। मतलब कि स्टेट का काम सिर्फ इतना है, देख लो भैया कहीं चोरी चमारी ना हो रही हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखो। ठीक है, तो स्टेट का काम कितना है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस की सिक्योरिटी पे ध्यान दे स्टेट, और उसी के साथ साथ में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करे स्टेट। इतनी बात बस। स्टेट को इस चीज पे ध्यान देना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और सिक्योरिटी देखे। बाकी जो सब कुछ भी है कि सोशल ग्रोथ कितनी होना है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होना चाहिए, किसका भला हो किसका भला नहीं हो, ये सब मार्केट पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ मार्केट जो है वो एक मेजर चीज हो जाती है। ठीक है, मतलब वो एक एस्पेक्ट है। सिर्फ इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ मार्केट सब कुछ नहीं है ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन वो एक एस्पेक्ट है। तो इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट इट इज द मार्केट that becomes the prime determinant of economic and social priorities। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट की जगह क्या हो गया? मार्केट जो है वो प्राइम डिटर्मिनेंट बन गया। किस चीज का? इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज का। ठीक है, तो द एंट्री एंड द इंक्रीज्ड रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज all over the world leads to the reduction in the capacity of governments to take decisions on their own। आई होप अब आप एसेंस को पकड़ पाए हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन से इरोजन हुआ है स्टेट की कैपेसिटी का। देखो, ग्लोबलाइजेशन जब तेज था, ग्लोबलाइजेशन जब तेजी से बढ़ा, तो उसके चलते स्टेट जो है, जो अपना पहले सब कुछ काम स्टेट संभालते थे, अब उनको वेलफेयर स्टेट से वो किस तरफ ट्रांजिट कर गए? मिनिमलिस्टिक स्टेट की तरफ। ठीक है, अब जब स्टेट्स का काम क्या रहेगा? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक है, स्टेट्स का काम क्या रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सिक्योरिटी, सिटीजंस की सिक्योरिटी इंश्योर करना। बाकी जो काम था कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या होगी, सोशल प्रायोरिटीज क्या होगी, वो सब आपने मार्केट के ऊपर छोड़ दिए। तो इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट इट इज द मार्केट दैट बिकम्स
द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। और मार्केट को ग्लोबलाइजेशन में कंट्रोल कौन करता है? बड़े बड़े बिजनेस जाइंट्स जो होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं। तो इस सेंस में स्टेट की कैपेसिटी का इरोजन हुआ है। दिस इज वन ऑफ द पॉलिटिकल कंसिक्वेंस। अब सुनो मेरी बात अच्छे से। बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा? सीधा आना है तो ऐसा आ गया सीधा। मैं आपको क्वेश्चन भी बताते चलूंगा। सीधा क्वेश्चन है कैसा आ जाएगा? व्हाट आर द पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वेरी टू द पॉइंट स्ट्रेट क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे? कि देयर आर एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट्स, ठीक है, दैट हैव इम्पैक्टेड politically the sovereignty of state. What are those aspects? Explain. समझ में आ रहा है कि what are those 3 aspects which have impacted the state sovereignty due to globalization? ग्लोबलाइजेशन के चलते स्टेट सोवरेनिटी के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट हुआ है वो आपको बताना है। तो आपको 3 एस्पेक्ट बताना पड़ेंगे कि एक क्या है? एक तो ये इरोजन हो गया स्टेट कैपेसिटी का, दूसरा स्टेट कैपेसिटी का हमेशा से रिड्यूस नहीं होता, इरोजन हमेशा नहीं होगा, तीसरा बूस्ट मिला है। तो बड़ा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स, ठीक है, दीज आर द 3 पॉइंट्स। अब एक क्वेश्चन और जो बन सकता है, सारे क्वेश्चन के टाइप बताता चल रहा हूं, एक सब क्वेश्चन बन सकता है क्या कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर इज एन इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी, एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के चलते स्टेट कैपेसिटी का इरोजन है, आप इस चीज को एक्सप्लेन कर दो कैसे। तो अब आप ये सारा पॉइंट लिख देंगे कि वेलफेयर स्टेट से मिनिमलिस्टिक स्टेट की तरफ चले गया है, वो सारी चीजें, कहानी वगैरह वगैरह वगैरह। अब मेरी पॉइंट यहां पे आपको समझ में आप क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बड़ा भी आ सकता है सब टॉपिक में भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन ये आ गया क्या आपका कि ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट ऑलवेज रिड्यूस्ड द स्टेट कैपेसिटी, एक्सप्लेन हाउ। तो कैसे ग्लोबलाइजेशन से हमेशा स्टेट कैपेसिटी रिड्यूस नहीं हुई है, वो वाला पॉइंट समझो। ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकते हैं कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि इरोजन हो रहा है स्टेट कैपेसिटी का और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि हमेशा इरोजन नहीं होता है। तो अब हमेशा इरोजन नहीं होता तो वो क्यों नहीं होता है? देखिए, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि द प्राइमेसी ऑफ स्टेट कंटिन्यूज टू बी दी अनचैलेंज्ड बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल कम्युनिटी है, अगर जैसे इंडिया है, रशिया है, यूएसए है ना, तो वो यूएसए को कंट्रोल करने के लिए यूएसए को कंट्रोल करने के लिए यूएसए की जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ठीक है, उसके ऊपर प्राइमेसी किसकी रहेगी? स्टेट की रहेगी, गवर्नमेंट की रहेगी। कोई इंसान पावरफुल नहीं हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन जो है तो रशिया को ऐसा दिखा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन इज इक्वल टू रशिया, लेकिन व्हाई ही इज सो पावरफुल? बिकॉज ही इज यूजिंग द मशीनरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये पॉइंट समझना। एट टाइम्स ये होगा कि आपको एनसीईआरटी की लाइन जो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या उठा के मार दिया है, लेकिन बिलीव में उसमें बहुत डेप्थ होती है यार। एक बार डूब के तो देखो, ऐसे तैरते रह जाओगे। ठीक है, बहुत गहराई है। तो क्या है? प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूज टू बी द अनचैलेंज्ड बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। आप कोई भी पॉलिटिकल कम्युनिटी को उठाएंगे, एक छोटे राज्य को उठाओगे या फिर पूरे देश को उठाओगे, तो उस पर प्राइमेसी जो रहेगी, ठीक है, वो अनचैलेंज है। उसके ऊपर जो कह सकते हैं ना कि कंट्रोल रहेगा, और सबसे पहला हक जो रहेगा वो स्टेट का ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे आपका घर है, तो आपके घर में हो सकता है कि रिश्तेदार रहने आ जाए, लेकिन आपके घर में वो जो सोफे पे बैठ के टीवी देखने की प्राइवेसी है वो अनचैलेंज रहेगी, पावर प्रायोरिटी आपके पास ही रहेगी। समझ में आ रहा है? तो कितना ही ग्लोबलाइजेशन हो जाए, कितना ही इंटरकनेक्शन हो जाए, इंटरडिपेंडेंस हो जाए, हमेशा जो प्राइमेसी रहेगी, द प्राइमेसी ऑफ स्टेट continues to be unchallenged basis of political community. The old jealousies and rivalries between countries have not ceded to matter in world politics. मतलब खत्म नहीं हुआ है, आज भी क्या है, वो जो ओल्ड जेलसीज हैं, राइवलरीज हैं, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ये आज भी क्या करता है? मैटर करता है। तो कितना ही वर्ल्ड में इंटरकनेक्शन हो जाए, ग्लोबलाइजेशन हो जाए, चीजें कनेक्ट हो जाए, लेकिन स्टेट के पास हमेशा क्या रहेगा? स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शंस, लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी। और उस लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे स्टेट क्या करता है? एट टाइम्स, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या होगा कि इंटरकनेक्शन होगा। ठीक है, इंटरकनेक्शन होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो मार्केट के हिसाब से सारा सब कुछ कंट्रोल करेंगी। बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्लिक किया, मैं समझा रहा हूं, मार्केट के हिसाब से सब कुछ कंट्रोल करेंगी। लेकिन क्या होता है, और मार्केट के हिसाब से कंट्रोल करेगी, तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ये हुआ कि उसने स्टेट कैपेसिटी को इरोड कर दिया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आया कि हाँ मल्टीनेशनल कंपनीज ने किया। लेकिन जो ये पॉइंट है ना कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी, तो ये सही कैसे प्रूव होता है कि कितनी ही मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए वो मार्केट को इंटीग्रेट कर दे, लेकिन वो जो स्टेट के पास प्राइमेसी है ना, लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी की, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते वो अपने एसेंशियल फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए एट टाइम्स क्या ऐसे डिसीजन भी ले सकता है जो ग्लोबलाइजेशन को रोक दे। फॉर एग्जांपल कि मल्टीनेशनल कंपनीज थी, टिकटॉक मल्टीनेशनल कंपनी कह लो आप उसे, ठीक है, कंपनी का जो भी नाम है, वो प्रोडक्ट था उनका। तो लेकिन अब क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे क्या किया, स्टेट ने डिसीजन लिया और बैन कर दिया।
ठीक है, स्टेट ने डिसीजन लिया और बैन कर दिया। तो हमेशा स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड जेलेसीज है, राइवलरीज है कंट्रीज के बीच में, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। और किसी भी कंट्री को, किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी को कह सकते हैं, किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी या फिर कंट्री के ऊपर प्राइमेसी हमेशा किसकी रहेगी? स्टेट की रहेगी। तो स्टेट अपने, ठीक है, बेसिक फंक्शन जो है उन्हें डिस्चार्ज करता रहेगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे कितना भी ग्लोबलाइजेशन हो जाए। नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे एट टाइम्स वो डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन जो है तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से ऊपर जाके ले सकता है। समझ में आया पॉइंट? यू हैव टू गो इन द फ्लो, ठीक है, जैसे फ्लो होता है ग्लोबलाइजेशन में, वैसे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए भी फ्लो के साथ में चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो स्टेट कंटिन्यूज टू बी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड कॉन्शियसली विड्रॉज फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स फ्रॉम विच इट विशेस टू। तो जैसे अब क्या है कि स्टेट अपना फंक्शन तो डिस्चार्ज करता रहेगा। अब जैसे क्या है, ट्रेड है, तो ट्रेड में जब तक उसे लग रहा है कि ट्रेड से कोई नेशनल इंटरेस्ट हैम्पर नहीं हो रहा है, जैसे चाइना के साथ में केस क्या होता है, जब तक चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार अब सीमा पे तनाव है, तो वो क्या करता है, तो वो इंटरफेयर भी करता है, नहीं तो वो क्या करता है, विड्रॉ भी कर लेता है कि हाँ ठीक है, अगर ट्रेड हो रहा है, ट्रेड से इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक्स को फायदा हो रहा है, तो चलने दो। समझ में आ रहा है? तो स्टेट की कैपेसिटी हमेशा रिड्यूस, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि स्टेट आज भी पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है, किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी, किसी भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का अनचैलेंज्ड प्राइमेसी होल्डर होता है। समझ में आया? सुप्रीम होल्डर होता है। क्लियर हुआ? तो देयरफॉर स्टेट कंटिन्यूज टू बी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इट इज नॉट ऑलवेज दैट द स्टेट कैपेसिटी इज बीइंग रिड्यूस्ड, एक्सप्लेन हाउ, तो यू कैन एक्सप्लेन थ्रू दीज पॉइंट्स। मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया भी, और आपको एज इट इज अब आपको लिखना है कि स्टेट जो होता है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का क्या होता है, एक तरह से स्टेट कंटिन्यूज टू बी दी प्राइम होल्डर ऑफ, प्राइम पोजीशन होल्डर ऑफ एनी पॉलिटिकल कम्युनिटी, और उसके चलते वो बेसिक फंक्शंस तो डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, और ये स्टेट राइवलरीज, जेलेसीज आज भी खत्म नहीं हुई, तो नेशनल इंटरेस्ट को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वो डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू बी इंपॉर्टेंट। अब आता है तीसरा एस्पेक्ट। समझ में आया? दूसरे में कंफ्यूजन होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को। तीसरा एस्पेक्ट क्या है? तीसरा एस्पेक्ट, तो देयर आर एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट आपने देख लिया क्या होता है कि इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी देखने को मिलता है। दूसरा एस्पेक्ट में आपने देख लिया क्या कि नॉट ऑलवेज द स्टेट कैपेसिटी इज बीइंग इरोडेड, और तीसरे एस्पेक्ट में आपको ये देखना है कि इन सम रिस्पेक्ट्स स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनफैक्ट स्टेट और मजबूत हो गया है, ग्लोबलाइजेशन के चलते स्टेट और मजबूत हो गया है। कैसे? देखो, समझो। तो क्या होता है, एनहांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज, नो डाउट अपनी अभी पीछे वाले वीडियो में पढ़ा हमने क्या, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। तो उस कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने क्या सीखा? कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने ये सीखा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो ग्लोबलाइजेशन तेजी से बढ़ना तय है। ठीक है, अब क्या होता है, तो यू नो इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस देयर इज एनहांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो विद द एनहांस्ड टेक्नोलॉजीज स्टेट्स हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटीजंस। अब क्या है, अब बायोमेट्रिक से उनके पास, अब जो भी आप मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे, सब पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक को सबको मिला दिया। तो अब क्या है, स्टेट के पास में आम जनता के बारे में और जानकारी हो गई है। ग्लोबलाइज्ड है ना, अब आप क्या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में कनेक्शन कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी से डेटा ले लेती गवर्नमेंट। जैसे अब यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनके साथ में क्या है, इनको लॉस के थ्रू बांध दिया है। ठीक है, लॉस के थ्रू बांध के रखा है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट के पास में डेटा है। विद दी एनहांस्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, स्टेट इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑन दी कंपनीज और दी एजेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और स्टेट के पास में अब इंफॉर्मेशन है। तो विद दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, द स्टेट इज बेटर एबल टू रूल, नॉट लेस एबल। आगे समझ में, हाउ द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज द स्टेट कैपेसिटी। तो ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट कैपेसिटी को ऐसे इंक्रीज कर दिया है, कैसे इंक्रीज कर दिया है कि अब क्या हो रहा है, स्टेट और बेहतरीन रूल कर पा रहा है, कम रूल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास अब जानकारी है। तो विद द इंफॉर्मेशन, विद द नॉलेज, यू बिकम एम्पावर्ड। तो वही स्टेट के साथ हुआ कि स्टेट एम्पावर हो गया। अब स्टेट के पास में और मौके हैं कि वो और अच्छे से क्या कर सकता है, रूल कर सकता है। नॉट लेस एबल, इट इज मोर एबल। फाइन, दस स्टेट्स बिकम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी के आने से स्टेट और क्या हो गया, पावरफुल हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे क्या है कि पहले ऐसे चौराहे पे खड़े होकर टिकट काटना पड़ती थी, चालान, मतलब अब क्या है, अब सिंपल कैमरे लगा दिए तो चालान आपके घर आ जाता है, आपको पैसा तो देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? पहले क्या होता था कि लोग जो है टैक्स चोरी कर लेते थे, अब क्या है, अब सब जोड़ दिया, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक एक ट्रांजैक्शन आपका गवर्नमेंट को पता चल जाता है। तो दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और वी कैन से द थर्ड पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज द थर्ड पॉलिटिकल कंसिक्वेंस? कि स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट, स्टेट कैपेसिटी और इंप्रूव हो गई है, स्टेट और पावरफुल हो गया है। बढ़िया मजेदार टॉपिक था। तो हमने ग्लोबलाइजेशन को समझा, कॉजेस को समझा।
एक बार समेट लेते हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो मेनी ऑफ यू आर माय ओल्ड स्टूडेंट्स एंड यू नो दिस कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। आप एक्सपैंड करते जाओगे लेकिन अगर समेटोगे नहीं, कंसोलिडेट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। यहां पे वही कहानी है। क्या कहानी है कि अगर आप देखें कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या रहे हैं, तो वो स्टेट की सोवरेनिटी के कंटेक्स्ट में देखना होगा। तो ग्लोबलाइजेशन स्टेट की सोवरेनिटी को इरोड भी करता है, स्टेट के कैपेसिटी को इरोड भी करता है, हमेशा इरोड नहीं भी करता है, और एट टाइम्स बूस्ट भी दे देता है स्टेट कैपेसिटी को। सो दिस वाज द स्टोरी, सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस के साथ मिलेंगे। टिल देन stay connected and keep learning. Signing off with this, together we will. Thank you very much.